नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर से जिले की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल होने जा रही है, जिसके तहत परसों यानी शनिवार 19 जून को शहर के पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह जैसे ही यह खबर उजागर हुई, विगत 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस खबर को लेकर काफी राजनीतिक गहमा-गहमी का माहौल भी देखा गया। इस बारे में अपने आवास पर मंडल न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख ने कांग्रेस में दोबारा प्रवेश करने की बात को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करते हुए कहा कि आगामी 19 जून को मुंबई में पार्टी के प्रदेश कार्यालय तिलक भवन का नूतनीकरण होने के पश्चात उसका नए स्वरूप में लोकार्पण होने जा रहा है। इसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश कार्यालय में एक विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता उपस्थित रहेंगे। इसी समारोह में राज्य के राजस्व मंत्री व कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बाला साहब थोरात, पार्टी के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पार्टी के प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में वे कांग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस के नेताओं का तो 2 साल से कांग्रेस के नेता मेरे संपर्क में थे और मुझे कांग्रेस में आने के लिए इच्छुक भी थे जी। पर जो पार्टी में अपन रहे, पार्टी में ऐसा कुछ पार्टी बिना छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। तो 2 साल में साथ उसका आग्रह होते गया। यहाँ भी तो अमरावती के जो कार्यकर्ता थे पुराने जो थे, उनका भी आग्रह होता था। मुझे धीरे धीरे अपने ये कि चलो पुरानी जाने जी। डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव के समय वे किन हालात में और किन वजहों से कांग्रेस से अलग हुए थे और लगभग 5 वर्ष तक राजनीतिक तौर पर निर्वाचित रहने के बाद किन स्थितियों में भाजपा के साथ गए थे, यह अमरावती में सभी को पता है। किंतु उनके विचारधारा और संस्कार हमेशा ही कांग्रेसी रहे। ऐसे में चूंकि राजनीतिक हालात काफी हद तक बदल गए हैं और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ नेताओं का भी लंबे समय से यह आग्रह रहा कि अब उन्होंने घर वापसी करनी चाहिए। अतः इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए वे आगामी 19 जून को एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय डॉक्टर सुनील देशमुख ने बताया कि वे कल अकेले ही अमरावती से नागपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे और परसों मुंबई पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश करेंगे। इस समय उन्होंने अपने किसी भी समर्थक या कार्यकर्ता पर अपने साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। साथ ही वे अमरावती महानगर पालिका में अपने समर्थक पार्षदों के साथ कोई नया गुट भी नहीं बनाने जा रहे। ऐसे में उनके पार्टी छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आगामी मनपा चुनाव में कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा। तो ऐसा है कि मैंने किसी को आग्रह किया नहीं कि ये पार्टी कांग्रेस में से मेरे पार्टी भाजपा में आओ जी। ना मैं जो भाजपा के लोग जो भाजपा में है उनको कभी आग्रह करने वाला। देखो ये निर्णय लेने का सबको खुद का एक स्वतंत्र ये रहना ये है जी। इसलिए मैंने वो भी जमाने में कांग्रेस में से भाजपा में आने के लिए किसको आग्रह किया नहीं। आज भी भाजपा में से कांग्रेस में आने के लिए भी मैं किसको आग्रह करूँगा जी। जिसकी इच्छा है, जिसकी खुद की विचार शक्ति है, वैसे विचार पर मैं किसी को। और एक चीज़ मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, भाजपा के पार्टी ने और पार्टी के नेताओं ने भी मीन्स गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस मेरा पूरा सम्मान रहता जी। उसके बारे में और पार्टी से भी मुझे कुछ शिकायत नहीं। इस समय उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के बाद पद और टिकट को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी। साथ ही स्थानीय स्तर पर किसी भी कांग्रेस पदाधिकारी या नेता द्वारा उनके कांग्रेस में प्रवेश करने को लेकर कोई विरोध नहीं किया जा रहा और किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा उनके पार्टी में आने का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर आए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के साथ उनकी सबसे अंत में मुलाकात हुई थी और एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ रात करीब 1 बजे भोजन के समय हुई चर्चा में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश करने को लेकर अपना फैसला अंतिम तौर पर तय कर लिया था। नाना पटोले के साथ मेरी 1-to-1 चर्चा हुई जी। खाने में हम दोनों ही साथ में थे, उन्होंने मुझे बुलाया था खाने में जी। हमारे कॉमन जो फ्रेंड थे उनके घर में जी। तो दोनों में ही चर्चा हुई। तो उन्होंने फिर से इच्छा जताई कि आपने कांग्रेस में आना चाहिए जी। और ऊपर के हाईकमांड का भी कांग्रेस का हाईकमांड की भी ये भावना है कि पुराने कांग्रेस के जो लोग हैं कुछ कारणवश कहीं पार्टी में गए होंगे तो उसको वापस लाने की कोशिश
अध्यक्ष करके उन्हें करना चाहिए। तो इस ऐसे उन्होंने मुझे किया कि आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि एक अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो और मैं दोनों साथ में 1999 में साथ में चुन के आए थे ना, तो दोनों दोस्त भी थे। दो बार अमरावती विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख 12 वर्ष के अंतराल पश्चात एक बार फिर कांग्रेस में लौट रहे हैं और आगामी 19 जून को उनका आधिकारिक रूप से पार्टी में प्रवेश होगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि हर पार्टी के दरवाजे दूसरी पार्टी छोड़कर आने वाले लोगों के लिए खुले रहते हैं और अलग अलग दलों द्वारा अलग अलग पार्टी के लोगों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि हर पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है, किंतु ऐसे लोगों को पार्टी में आने के बाद कौन सा स्थान देना है और पहले से पार्टी में मौजूद लोगों को किस स्थान पर रखना है, यह पार्टी आलाकमान को बेहतर पता रहता है। ऐसे में किसी के भी पार्टी में आने से पुराने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक सुलभा खोड़के के मुताबिक उन्होंने अमरावती विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 18,000 वोटों की लीड से जीता था। ऐसे में आगामी चुनाव में भी उनकी इस विधानसभा सीट पर दावेदारी रहेगी और कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस समय निश्चित रूप से उनके ही नाम पर विचार किया जाएगा। इस वक्त अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 700 करोड़ रुपए घोटाला होने का आरोप कुछ लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही इसमें बैंक के संचालक मंडल पर कमीशन खाने या कमीशन बांटने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा कहा गया कि बैंक के संचालक मंडल ने विभिन्न संस्थाओं में 700 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए 278 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। वहीं जिस कमीशन की रकम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उससे बैंक अथवा बैंक के संचालक मंडल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कुछ कर्मचारियों द्वारा बैंक के संचालकों को अंधेरे में रखकर कमीशन दिए जाने की बात ध्यान में आते ही खुद बैंक के संचालक मंडल द्वारा मामले की जांच शुरू करवाई गई थी और दोषी कर्मचारियों को पद से निलंबित भी किया गया था। मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि किसी समय 600 करोड़ रुपए की कुल जमा राशि रहने वाली जिला बैंक एक समय दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि बांटे गए कर्ज की वसूली नहीं हो पा रही थी। ऐसे वक्त उन्होंने बैंक का जिम्मा संभालते हुए बैंक को 2400 करोड़ रुपए की जमा राशि तक पहुंचाया और आज बैंक बेहद मजबूत स्थिति में है। यह बात कुछ विरोधियों को हजम नहीं हो रही और वे बैंक के संचालक मंडल को बदनाम करने हेतु कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं, जिसके तहत बैंक के संचालक मंडल द्वारा बैंक को फायदे में लाने के लिए किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश के मामले को बेवजह हवा दी जा रही है। उसको रखना चाहिए था संचालक मंडल। संचालक मंडल का ठराव रहता था, संचालक मंडल रख देता था तो ये कोई भांडवल नहीं होती, ऑफिशियली हो जाता था। व्यक्ति को रखा किसने था, कड़ू में कि मोंगा नहीं, मोंगा की तो कंपनी का मैनेजर ही था। मोंगा की अक्कल होगी, मैनेजर की हमारे एमडी की सही, उसको जो लेटर दिया रेड्डी कि भाई थ्रू ये इन्वेस्टमेंट भी, अच्छा उसको एक दलाल करके एक पत्र दे दिया, कोड नंबर है उसको। अच्छा हाँ, वो ऑफिशियली कोड नंबर रहता है, तो उनको यहाँ से पत्र गया, एमडी का सही का पत्र है हमारे राठौर के से, वो पत्र देना है तो संचालक मेरे हाथ से ज़्यादा ये नहीं है, इसमें मास्टर माइंड है सरदार जी ने मोंगा और ये दोनों मास्टर माइंड है। जो भी 4 साल में ध्यान में आया, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आता था बैंक के पास, कंपनी उधर भेजती थी, उसमें वो प्रोग्रेस का नाम रहता था, उसको पता ही लगा देता था, उसको प्रोग्रेस पर क्या लगाता था, क्या मारा, उसको लिखा देता था। वो जराफ अपने इसमें फाइल एक नहीं है, 10 फाइल है, वो डॉक्यूमेंट्स रहता था। इतना थोड़ी संचालक मंडल का भाई क्या रहता। पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बैंक के पूर्व अध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि अमरावती, अचलपुर व धामनगांव रेलवे से वास्ता रखने वाले 3 लोगों की तिकड़ी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रखा है। देशमुख का इशारा सीधे तौर पर अमरावती के संजय खोड़के, अचलपुर के बच्चू कड़ू और धामनगांव रेलवे के प्रताप अड़सड़ की ओर था। बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से इन तीनों के नाम भी लिए और कहा कि राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू और भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ ने बैंक के आगामी चुनाव में प्रतिस्पर्धी पैनल उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वे निवर्तमान संचालक मंडल पर बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि बैंक के मौजूदा संचालक मंडल को कानूनी तौर पर घेरते हुए उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब यह मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है कि बैंक के कर्मचारी राजेंद्र कड़ू व शेयर ब्रोकर पुरुषोत्तम रेड्डी इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही शर्मा नामक ब्रोकर के जरिए इस पूरे मामले का भांडा फूटा था, जिसके बाद बैंक के संचालक मंडल ने ही मामले की जाँच करते हुए तमाम आवश्यक कदम उठाए थे।
जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती जिले के लिए पीएम केयर फंड से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के 3 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए गए हैं। इसमें से हर ऑक्सीजन प्लांट के जरिए रोजाना 10 जंबो सिलेंडर की निर्मित की जाएगी और इन ऑक्सीजन प्लांट को जिला सामान्य अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा दरियापुर ग्रामीण अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सांसद नवनीत राणा ने बताया कि कोविड वायरस की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक व्यवस्था करने तथा अति गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष लगातार प्रयास जारी रखे गए थे, जिसकी वजह से पीएम केयर फंड के तहत अमरावती जिले के लिए 3 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए गए हैं, जिनसे अमरावती जिले के सर्वसामान्य मरीजों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण गाड़े व जिलाध्यक्ष अमित नाखले द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आधार लेते हुए 2 बार चुनाव लड़ने और वर्ष 2019 का चुनाव जीतने के साथ ही नवनीत राणा ने देश की संसद व संविधान को धोखा दिया है। साथ ही अनुसूचित जाति में शामिल रहने वाले पिछड़ा वर्गीयों के अधिकार को भी छीनने का काम किया है। ऐसे में नवनीत राणा के खिलाफ फौजदारी स्वरूप की कार्रवाई करते हुए उन्हें आज तक पिछड़ा वर्गीय व सांसद होने के नाते मिले सभी लाभ वसूल किए जाने चाहिए। साथ ही उन्हें प्राप्त राज्य शिष्टाचार की सुविधाएं व अन्य अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं की बोर्ड का परीक्षा परिणाम आगामी 20 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस आशय की घोषणा सीबीएसई द्वारा की गई है। साथ ही कहा गया है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु अपनाए जाने वाले सूत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई है। मनपा की ऑनलाइन सभा कल शुक्रवार 18 जून को सुबह 11 बजे होने जा रही है। यह आम सभा काफी हंगामेदार होने की संभावना है। वरिष्ठ पार्षद व सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्य मिलिंद चिमोटे ने मनपा से वर्ष 2020 व 2021-2022 के लिए कोविड नियंत्रण हेतु सरकार से प्राप्त कुल निधि का ब्यौरा मांगा है। निधि कब और कैसे मिली, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। साथ ही दमकल यंत्रणा को मजबूत करने के लिए प्राप्त निधि का हिसाब किताब भी मांगा है। इसके अलावा बीओटी तत्व पर बोटिंग व्यवसाय, दैनंदिन साफ सफाई ठेकेदार का बिल अदा करने की निधि को लेकर प्रशासन आम सभा से सुझाव लेगा। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर इस आम सभा में चर्चा की जाएगी, जिसे लेकर आम सभा के काफी गहमागहमी से भरी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। विगत 4 माह से कम अधिक प्रमाण में जारी रहने वाली संचारबंदी को बुधवार से काफी हद तक शिथिल कर दिया गया और अब सभी दुकानों को रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। ऐसे में शहर से जिले के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में देर शाम तक चहल पहल वाला नजारा दिखाई दे रहा है और सड़कों पर भीड़भाड़ के साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अच्छी खासी ग्राहकी का माहौल है, जिससे अब व्यापार व्यवसाय पहले की तरह रफ्तार पकड़ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक घोषित किए जाते ही कई लोग कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यदि यह सब ऐसे ही चलता रहा तो इस लापरवाही व मुक्त संचार की वजह से एक बार फिर कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ने का खतरा है। यदि ऐसा होता है तो बढ़ते पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर कड़े प्रतिबंध जारी किए जा सकते हैं। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल का कहना रहा कि बड़े परिश्रम के साथ कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या अब कहीं जाकर नियंत्रण में आई है। नागरिकों द्वारा कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करने की वजह से यह संभव हो पाया। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि अब तक के अनुभव को देखते हुए आगे भी जिम्मेदारी पूर्वक सभी नियमों का पालन किया जाए, तभी हम सब मिलकर कोविड के संक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। कोविड महामारी के दौरान निजी क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स व स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे और कई डॉक्टर कोविड का शिकार भी हुए। इसके बावजूद सेवा कार्य के दौरान मामूली विवाद पर डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने व उन्हें धमकाने का सिलसिला जारी रहा, जिसे लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। इसका निषेध करने हेतु कल शुक्रवार 18 जून को देश के सभी डॉक्टर प्रतीकात्मक निषेध करेंगे और काले फीते लगाकर अपना कामकाज करेंगे। कोविड संक्रमण काल के दौरान जहां एक और केवल गिने चुने रूट पर कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही थी जिनमें यात्रियों की संख्या काफी कम रहा करती थी, वहीं उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के रिश्तेदारों की अनावश्यक भीड़भाड़ न हो, इस बात के मद्देनजर प्लेटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ाकर 10 रुपए से 50 रुपए कर दी गई थी। वहीं अब कोविड संक्रमण का खतरा काफी हद तक टल जाने और अनलॉक की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाए जाने के बाद अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की दरों को पहले की तरह सामान्य करते हुए 10 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। यद्यपि इस समय अमरावती जिले सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं और अब लंबी दूरी वाली कई रेलगाड़ियों को पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन अमरावती स्टेशन से छूटने वाली अमरावती मुंबई व अमरावती पुणे सहित अमरावती जबलपुर व अमरावती सूरत ट्रेन विगत लंबे समय से बंद है। इसमें से अमरावती मुंबई व अमरावती पुणे ट्रेन को विगत 30 मई से शुरू करने का संदेश भारतीय रेल बोर्ड व मध्य रेल प्रशासन द्वारा दिया गया था, किंतु ऐन समय पर इनकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं अब तक इन रेलगाड़ियों को शुरू करने के बारे में नई तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में स्थानीय यात्रियों द्वारा इन दोनों रेलगाड़ियों सहित अन्य रेलगाड़ियों को भी दोबारा शुरू करने को लेकर प्रतीक्षा की जा रही है। साथ ही अमरावती नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी जल्द शुरू किए जाने की मांग की जा रही है।
कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन काल के दौरान संपत्ति खरीदी बिक्री के 10 पंजीयन हेतु उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी RT-PCR कोविड टेस्ट करना अनिवार्य किया गया था, जिसका सभी लोगों द्वारा पालन भी किया गया। किंतु अब संक्रमण का खतरा काफी हद तक टल गया है और अनलॉक की प्रक्रिया के तहत लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अतः निबंधक कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए भी कोविड टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, इस आशय की मांग भाजपा अंबा मंडल के अध्यक्ष राजेश गोयनका द्वारा जिलाधीश नवाल को सौंपे गए निवेदन में की गई है। आज 1-2 दिन पहले मंडल पेपर में एक प्रतिक्रिया आई थी कि अभी RT-PCR ऐसा कंपलसरी नहीं है खरीदी बिक्री के अंतर्गत, लेकिन जब खरीदी बिक्री ऑफिस के अंदर में जाते हैं तो बोलते हैं कि RT-PCR कंपलसरी है। जबकि यहाँ पे पेपर के प्रतिनिधि आए थे तो कलेक्टर साहब ने बोला था कि ये ऐच्छिक है करके, पर ऐसा कोई लेटर इन्होंने खरीदी बिक्री ऑफिस के अंदर में इशू नहीं किया है। तो हम लोग उस चीज़ का ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे थे और नवाल साहब से भी सर से बातचीत हुआ था। जो पेपर की कटिंग्स है वो भी उनको भेजी गई है और व्यवहार साहब से भी इस चीज़ का ज्ञापन दिया और बोले ऊपर में तहकीकात करके हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अकोला स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय में नवनिर्मित विभागीय लस भंडार में गत रोज 40 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले नए वॉक इन कूलर यानी कोल्ड रूम को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। फॉस्टर कंपनी के इंजीनियरों की टीम द्वारा स्थापित किए गए इस वॉक इन कूलर की चाबियों का गत रोज स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान को हस्तांतरण किया गया। जिले में आज 88 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 2 संक्रमितों की मौत हुई। ये दोनों मृतक अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते थे। स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,382 पर जा पहुंची है। वहीं कोविड मृतकों का आंकड़ा 1,536 पर जा पहुंचा है। साथ ही बाहरी जिलों के 177 मृतकों को जोड़कर यह संख्या 1,713 पर पहुंच गई है। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 113 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 92,693 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,553 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 285 और ग्रामीण क्षेत्र के 895 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 378 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 232 और ग्रामीण क्षेत्र में 545 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 4,867 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.80% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 97.18% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,350 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से इस समय केवल 284 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 2,066 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 69 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 3,074 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 2,062 ने पहला तथा 1,072 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 5,48,739 पर जा पहुंची है, जिसमें से 4,10,262 ने पहला व 1,38,467 ने पहले डोज के साथ दूसरा डोज भी लगवाया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 363 टीकाकरण केंद्रों पर 17,867 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें से 12,320 ने पहला तथा 5,547 ने दूसरा डोज लगवाया। संभाग के 5 जिलों में अब तक 20,43,463 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान पश्चिम विभाग केंद्र की ओर से 10 नेबुलाइजर भेंट किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख द्वारा की गई। इस समय संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप देशमुख, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष डॉक्टर रमेश अंधारे व सचिव मनोज ताड़े सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। चांदू रेलवे नगर पालिका में घरकुल आवास योजना के तीसरे चरण की किस्त को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में डेरा आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान चांदूर बाजार नगर परिषद परिसर में ही चूल्हा जलाते हुए भोजन पकाकर बाकायदा पंगत में बैठकर आंदोलनकारियों ने भोजन किया। इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया। विधायक अड़सड़ द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शहर सहित जिले में जगह जगह पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को अपनी मांगों का निवेदन भी दिया गया। पेट्रोल, डीजल व गैस दर वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल रैली निकालते हुए आंदोलन किया गया और जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया।
आदिवासी कोली महासंघ द्वारा 1 करोड़ आदिवासियों को नामशेष करने से संबंधित सरकार की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि की जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर होली जलाई गई। साथ ही कहा गया कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा आदिवासी कोली महासंघ द्वारा और भी अधिक तीव्र आंदोलन किया जाएगा। चांदुरेले शहर से पलसखेड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर नाली की पुलिया पर सुरक्षा दीवार नहीं रहने को लेकर विगत दिनों मंडल न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए अब इस पुलिया पर सुरक्षा दीवार बनाई गई है। साथ ही यहां पर दुर्घटना की संभावना के चलते सावधान रहने के बोर्ड भी लगाए गए हैं। विगत कुछ दिनों से महावितरण के कड़वी बाजार वितरण केंद्र एवं आसपास के परिसर में लगातार विद्युत आपूर्ति खंडित हो रही है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा महावितरण के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसे लेकर महावितरण की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर ने कहा कि विद्युत आपूर्ति खंडित होने को लेकर तकनीकी खामियां जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप होने के चलते विद्युत आपूर्ति बार बार खंडित होती है। यहाँ बिजली तारों पर कई बार पतंग एवं चाइना मांझा आकर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार ब्रेकडाउन होता है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में गोगामल वन्यजीव विभाग के निलंबित उपवन संरक्षक विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी पर आज अचलपुर न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस मामले में फिरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक आवेदन दिया गया, जिसमें फिरियादी पक्ष ने अपनी राय रखने के लिए न्यायालय से समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने 2 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए शनिवार 19 जून की तारीख मुकर्रर की है। शहर के गुलाब बाबा कॉलोनी परिसर में रहने वाले एक डॉक्टर ने उसकी परिचित महिला से खुद के विवाहित रहने की बात छुपाकर उसे विवाह का प्रलोभन देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इस मामले को लेकर गाड़ीनगर थाना पुलिस द्वारा विगत 27 मई को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निशांत वानखड़े की जमानत अर्जी को स्थानीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा हाई स्कूल के सामने सड़क पर 4 पहिया वाहन की टक्कर लगने से 65 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हुई। यह घटना 1 जून को घटित हुई थी, जब फिरियादी अब्दुल नफीम अब्दुल हाफिज के पिता अब्दुल हफीज अब्दुल कादिर दुपहिया से रेलवे स्टेशन की ओर से कांग्रेस नगर की ओर जा रहे थे। उसी समय टाटा 407 मेटाडोर वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अब्दुल हफीज बुरी तरह से घायल हुए थे और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान बीते 2 जून को उनकी मौत हो गई। पश्चात नागपुर के न्यूरॉन हॉस्पिटल ने फ्रेजरपुरा पुलिस को इस बारे में मेमो भेजा, जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मसानगंज परिसर में सुभाष वाधवानी की किराना दुकान में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने किराना दुकान से करीब 40,000 रुपए का माल चुरा लिया। वाधवानी की शिकायत पर नागपुरी गेट थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला सरकारी अस्पताल में कोविड संक्रमण से ग्रस्त होने के बाद भर्ती किए गए एक अज्ञात व्यक्ति की शनिवार 14 जून की सुबह मृत्यु होने से कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम घर में रखा है। यह व्यक्ति 14 जून की सुबह जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति के साथ उसका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था, ऐसे में उसे अज्ञात लाश के तौर पर शवघर में रखा गया है। अकोटा-गोला मार्ग पर बेलगांव फाटे के पास 17 जून की सुबह तेज रफ्तार ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने के चलते एक दुपहिया सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के बाद ट्रक चालक वहां से भाग निकला। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही अकोट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।